बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 1 जून बुध का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, नया महीना भी शुरू हो चुका है, नई सुबह है और नया चैप्टर भी हम शुरू कर रहे हैं। तारीख़ हिंदुस्तान में हम एंटर होने जा रहे हैं मुगलिया सल्तनत में, मुगलिया ख़ानदान के दौरे हुकूमत में। मुग़लों ने कब कब कैसे और कहाँ से कहाँ तक तख्ते हिंदुस्तान पर, तख्ते दिल्ली पर काबिज़ रहे, मालिक रहे। इसका आज पहला प्रोग्राम है, इसलिए ये अच्छी खबर है। ये 16वीं सदी का आगाज़ है जी, 16वीं सदी ईस्वी का। लेकिन उससे पहले हमें वापस जाना पड़ेगा अफ़गानिस्तान। क्यों? वहाँ हमने ये देखना है कि जिसका नाम, जिस बंदे का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये था जी उसका पूरा नाम, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, और लक़ब था बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ये आदमी कौन था, कहाँ पैदा हुआ, और इसका तारुफ करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान इसे पहुंचते, ये पैदा होते तो नहीं पहुंचा। ये काफ़ी जवान था जब हिंदुस्तान इसकी आमद हुई है, और इसका जो दौरे हुकूमत रहा है हिंदुस्तान में, दिल्ली में, इसने मुगलिया सल्तनत का आगाज़ किया था, संगे बुनियाद रखी थी हिंदुस्तान में। और इसके बदकिस्मती से इसका अपना जो दौरे हुकूमत है वो तकरीबन 4 साल का रहा है, ऑलमोस्ट 4 years। और वो बनते हैं 1526 से 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। ये अरसा है जी इसका दौरे हुकूमत का। अब करना क्या है, हमने देखना ये है कि कब पैदा हुआ, कहाँ पे पैदा हुआ, और इसका शजरा नसब क्या था। कहा जाता है कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब जो थे, ये 14 फरवरी 1483 को पैदा हुए। 14 फरवरी 1483 ये है इनका जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ। ये नोट फरमा लें, आगे चल के आपके काम आएगी। अच्छा, बाप की तरफ से इसका सिलसिला नसब जो है वो 5वीं पुश्त में तैमूर लंग के साथ मिलता है। तैमूर लंग को आप जानते हैं। वो सारे मेरे व्यूअर्स जो मुझे रेगुलर देखते हैं, मेरे प्रोग्राम देखते हैं, सेगमेंट को देखते हैं, उनको पता है तैमूर लंग कौन था। और इसका, ये ज़हीरुद्दीन बाबर की बाप की तरफ से 5वीं पुश्त, 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन पिछली ज़हीरुद्दीन तैमूर लंग से मिलती है। इसका शजरा नसब, उसका नाम था उस बंदे का, ये बाप की तरफ से है, माँ का मैं भी बताता हूँ। तैमूर लंग से मिलता है 5वीं पुश्त में जाकर। अच्छा, ये नोट करें। और इसकी माँ का नाम था कतलूक खानम निगार। इसकी माँ का नाम था कतलूक खानम निगार। अच्छा, ये खातून जो थी कतलूक खानम निगार, मज़ेदारी की बात यह है, मैंने तारीख की किताबों में देखा है, इसका सिलसिला नसब, इसकी रिश्तेदारी इस खातून की चंगेज़ ख़ानदान से मिलती है जाके। यानी उनकी रिश्तेदार थी चंगेज़ियों की, मंगोलों की। मतलब ये कतलूक खानम जो थी ये चंगेज़ी ख़ानदान से थी। जी, ये नोट फरमाएं। अच्छा, बाबर साहब जो थे ये 14 फरवरी 1483 में फरगाना में पैदा होते हैं। 14 फरवरी
1483 फरगाना, ये इलाका है जी बहुत बड़ा। फरगाना नोट करें, ऊपर लिख दिया है मैंने, फरगाना में पैदा हुआ। और फरगाना का क्या है, ये आपने नाम तो सुना होगा काफी जगह पे, लेकिन कम लोगों को पता है कि ये किस बला का नाम है। फरगाना, फरगाना असल में एक बहुत बड़े एरिया का नाम है, इलाके का नाम है, जो हिस्सा है उज़्बेकिस्तान का। उज़्बेकिस्तान वो रियासत है, वो मुल्क है जिसने रूस से आज़ादी हासिल की है पिछले ही कुछ ही सालों पहले। बहुत सारी रियासतें रूस से आज़ाद होकर, अच्छा ये इनकी मौजूदगी ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान बहुत बड़ा एक मुल्क है और उसका एक इलाका था फरगाना। वहाँ पे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पैदा होते हैं जी, नोट फरमा लिया आपने। इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद ये होता है कि सिर्फ 11 साल की उम्र में 1494 में बाप ने इसे अपना जानशीं मुकर्रर कर दिया। 1494 में इस ईस्वी में, इस सन में बाप ने इसे अपना जानशीं मुकर्रर कर दिया। अब ये जो तकर्री थी, इसके चचा और दीगर रिश्तेदारों को एक आंख नहीं भा रही थी। जाहिर है वो मुखालफत कर रहे थे, वो उनको जहर लगती थी ये बात कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे जो बहादुर भी हैं, दलेर भी हैं, जवान भी हैं, उनको छोड़कर ये अपने नौजवान बल्कि बच्चे को 11 साल की उम्र में इसको अपना जानशीं मुकर्रर कर दिया है बाप ने। लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहा। उसका फिर नतीजा क्या हुआ कि चचाओं ने और दीगर रिश्तेदारों ने अंदर खाने साजिशें करना शुरू कर दी कि किसी तरीके से या तो इसको जानशीनी से हटाया जाए और या फिर इसको जिंदगी से हटा दिया जाए, दुनिया से हटा दिया जाए। किसको? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। ये साजिशें कुछ अरसा चलती रही, लेकिन दो शख्सियात ने मिलकर इन साजिशों का कला कमा किया। दो लोग थे, एक इसका मामू था महमूद सुल्तान, इस बंदे का मामू था सुल्तान महमूद। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर का मामू था, एक ये बंदा था और दूसरा बंदा था सुल्तान अहमद मिर्जा समरकंदी। सुल्तान अहमद मिर्जा समरकंदी, ये इनका दूर का रिश्तेदार था। ये दो लोगों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाया और इसका कला कमा करते हुए तमाम साजिशियों को 1497 में फिनिश कर दिया। 1497 ईस्वी में उन लोगों का ही कला कमा कर दिया जो ये अपने अंदर नापाक इरादा लिए बैठे हुए थे। अब क्या हुआ कि चचाजाद भाइयों की बाहमी चपकलश आपस में पैदा हुई और उससे फायदा उठाते हुए इसने ज़हीरुद्दीन बाबर ने समरकंद पर भी कब्जा कर लिया। समरकंद एक बहुत बड़ा शहर है, अगर आप नक्शा देखें तो वो भी आपको इन्हीं मुसलमान रियासतों में, रूस के इलाके में, साबका रूस कहें, अब तो नहीं है रूस के इलाके में ना, समरकंद का इलाका, वहां पे इसके चचा जो थे वो, उनकी औलाद काबज थी, कब्जा था उनका। उनकी बाहमी चपकलश, आपस की मुखालफत की वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर को मौका मिला और इसने समरकंद भी फतह कर लिया। लेकिन ये फतह, ये कब्जा सिर्फ 4 महीने तक रह सका। क्यों? इसलिए कि जब वो वहां पे शिफ्ट हुआ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो पीछे उज़्बेकिस्तान में यानी फरगाना में इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, बगावत का खतरा पैदा हो गया। लिहाजा खुद ये कब्जा छोड़कर वापस भागा अपने
असल खाने की तरफ, जो इसका असली मकाम था, जो इसका असली खाना था। उसके बाद क्या हुआ जी कि 1500 में सन 1500 ईस्वी में इसने अपने भाई के साथ सुलह सफाई के साथ, वैसे तारीख में मैंने पहली दफा देखा है कि भाइयों ने मिलकर 1500 ईस्वी ने इसमें अपने भाई के साथ मिलकर फरगाना को तकसीम कर लिया और इस वक्त इसकी उम्र थी 17 साल। 1500 में इसकी उम्र थी 17 ईयर्स ज़हीरुद्दीन बाबर की, और इसी साल 1500 ईस्वी में इसकी शादी हो गई। नोट फरमाते जाएं ये सारी चीजें। 17 साल की उम्र में इसकी शादी हुई, कब? 1500 ईस्वी में। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसने कुछ अरसे के बाद फिर से समरकंद पर हमला करने और कब्जा करने का सोचा, मगर वहां पे एक और जंगजू ने, जिसका नाम शेबानी खान उज़्बेक था, शेबानी खान उज़्बेक, इस बंदे ने पहल की और जाकर समरकंद पर कब्जा कर लिया। शेबानी खान ने जाकर कब्जा कर लिया। अच्छा, अगले ही दिन, अगले ही साल 1501 में क्या हुआ कि बाबर ने हिम्मत की, उसने जाकर लड़ाई करी। किससे? शेबानी खान से, और समरकंद का कब्जा छुड़ा लिया, वापस अपने कब्जे में ले आया, उसको फतह कर लिया समरकंद को। लेकिन उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी दुश्मनी इसे मोल लेना पड़ी। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को एक अपना मुस्तकिल दुश्मन बनाना पड़ा। किसको? शेबानी खान उज़्बेक को, जो बहुत बड़ा जालिम, जंगजू, जाबर और इंतहाई किस्म का, यूं कहें कि बेदरेग आदमी था, कत्लो गारत गरी का माहिर हुआ करता था। शेबानी खान उज़्बेक, इसकी दुश्मनी से मोल लेना पड़ी इस बंदे की। समरकंद का कब्जा तो मिल गया, लेकिन तोहफे में इस बंदे की दुश्मनी भी से मिल गई। अब हुआ क्या कि उसके बाद शेबानी खान को पहली लड़ाई में, जो 1501 में हुई, समरकंद छोड़ गया। शेबानी खान 1501 में मैंने बताया कि इसकी लड़ाई होती है ज़हीरुद्दीन बाबर से, और ये समरकंद छोड़कर भाग गया। इसके बाद इसने वापस आता है अपनी ताकत जमा करके। ये शेबानी खान उज़्बेक अपनी ताकत जमा करके, अपने दोस्तों को साथ मिला के, और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को समरकंद से भागने पर मजबूर कर दिया। अचानक हमला करके, हल्ला बोलकर उसको वहां से जिंदगी बचाने की पड़ गई। अपनी जान बचाकर वो भागने की उसे सूझने लगी। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर को वहां से वो भागा, और बेसरो सामानी के आलम में फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने चचाओं के यहाँ, अपने दूरों करीब के रिश्तेदारों के यहाँ ननिहाल या ददेहाल में सर छुपाने के लिए जगह ढूंढता रहा। खाना बदोशों की तरह एक से दूसरी जगह भागता रहा, ताकि उज़्बेक लोगों को, ये शेबानी खान को मेरी आमद की, मेरी मौजूदगी की खबर भी ना हो। अंदाजा करें कैसे कैसे हालात इस बंदे ने देखे, जो बाद में हिंदुस्तान का बादशाह बना। ये इस बंदे से जान की लाले पड़े हुए थे और खाना बदोशों की तरह छुपता फिर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि चचाओं ने साथ दिया, और शेबानी खान से दोबारा जंग हुई, मगर वो भी चचाओं समेत पूरी तरह हार गया। समरकंद का कब्जा क्या छुड़ाना था, अपने बहुत सारे बंदे, अजीजो अकारब और चचा कत्ल करवा लिए इसने, इस बंदे से, शेबानी खान उज़्बेक से।
और फिर भागता फिर रहा था, इसे सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फिर 1504 में ये काबुल की तरफ बढ़ा। 1504 में इसने क्या सोचा कि अपनी ताकत थोड़ी बहुत ही जमा की 1504 में ईसवी में, और इसने सोचा ये कि मैं काबुल पर कब्जा कर लेता हूं। काबुल जो अफगानिस्तान का बहुत बड़ा शहर था और है भी, इस वक्त भी है, उस पर कब्जा करने का इसने फैसला किया। उसकी प्लानिंग मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी। उसकी वजह ये थी कि कहा जाता है, ये कहा करता था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कि ये शहर जो है ये मेरे चचाओं की मिल्कियत था, उनसे छीन लिया गया है, असली हकदार मेरे चचा थे, मेरे वालिदैन मेरे बड़े बूढ़े काबुल के वारिस हैं, उनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया। ये वजह थी इसने काबुल पर 1504 में हमला कर दिया। उस वक्त काबुल का कब्जा जिस बंदे के पास था उसका नाम था अरगून खान। ये था आदमी जिस 1504 में अरगून खान के पास काबुल का कब्जा था। ये नोट फरमा लें। लेकिन मुझे बहुत हैरत होती है तारीख की किताब के वर्क उलटते हुए कि चंद जानिसारों को साथ लेकर और अपने भाइयों को साथ लेकर इसने अरगून खान को शिकस्त दे दी, हैरान कुन तौर पर। कैसे है ना मजे की बात। अरगून खान को जो काबुल पर काबज था, मालक था, इसने अपने साथियों को, चंद साथियों को, यारों दोस्तों को और चचाजाद भाइयों को, इधर उधर के लोगों को साथ मिलाकर अरगून खान को शिकस्त देकर काबुल से भागने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर आज की पहली किस्त का खात्मा करता हूं। क्यों? इसलिए कि अगली किस्त में मैंने आपको बताना है कि अब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने काबुल पर काबज होने के बाद अगला शहर कौन सा फतह किया, उसका अगला टारगेट क्या था। वो था कंधार, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा शहर। इसका वाकया, इसकी कहानी कंधार की इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में बशर्ते ज़िंदगी बफज़ले खुदा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। आज के प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार सेगमेंट, आज का लफ्ज़। जी आज का लफ्ज़ ये नोट फरमाएं, ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं। बड़ा ही आसान सा लफ्ज़ है। ये देखें क्या लिखा है मैंने। ये मैंने लिख दिया है मदर। सारे जानते हैं अंग्रेजी का लफ्ज है। अच्छा ये मदर अंग्रेजी में कहां से गया? फारसी का एक लफ्ज है बहुत पुराना, वो रहा ये मादर। ये फारसी का लफ्ज है मादर। मादर का मतलब मां। अच्छा ये फारसी से उठकर उर्दू में आया और उसी तरीके से यहां से परवाज करके अंग्रेजी में भी चला गया मादर। बड़ी देर तक इसको मदर नहीं बोला जाता था, अंग्रेजी में मादर ही बोलते थे। इस लफ्ज को मादर ही बोला जाता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मादर की बजाय मदर बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन इसका मंबा, इसकी मां इस लफ्ज की, वो यही है जी, फारसी का लफ्ज मादर, जो अब उर्दू में भी राइज है और अंग्रेजी में भी। ये जानकर आपको यकीनन बड़ी खुशी हुई होगी, है ना, कि नहीं हुई, कि हमारे अपने अल्फाज भी
अंग्रेजी ज़बान में लिए हुए हैं, वो भी चूं चूं का मरब्बा है उर्दू की तरह। जी, प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, मज़ेदार सेगमेंट वो हुआ करता है, टाइम कम रह गया मेरे पास। तीसरा सेगमेंट हुआ करता है आज की बात। आज की बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि मखलूक की खुशनुदी हासिल करना, यानी लोगों को खुश करना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात है। सारे लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, चाहे आप उल्टा लटक जाओ। अच्छा, फर्ज करें अगर आप सारे लोगों को खुश कर भी लें तो क्या होगा?